उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। श्रोताओं और लर्नर्स, आप सभी के समक्ष में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका बीए पाठ्यक्रम के लिए भी और एमए पाठ्यक्रम के लिए भी, जो लोक प्रशासन के विकास के चरण है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से विकास के 6 चरण देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण 1887 से लेके 1926 तक, द्वितीय चरण 1927 से लेके 1937 तक, तृतीय चरण लेके 1947 तक, चतुर्थ चरण 1948 से लेके 1970 तक, पंचम चरण 1970 से लेके 1991 तक, षष्ठम चरण 1991 से अभी तक। तो अगर शिक्षार्थियों हम लोग इन चरणों की बात करें तो ये जो 6 चरण बताए वो आपके जो पाठ्यक्रम की जो ESLM है, जो पुस्तक है, स्व अध्ययन सामग्री है, उसमें भी इन्हीं 6 चरणों का जिक्र किया गया है। तो एक एक करके हम सारे ही चरणों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथम चरण के संबंध में चर्चा करते हैं, जो कि 1887 से लेकर 1926 तक था। लोक प्रशासन का इस समय हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का जन्म इस समय हुआ और एक राजनीति और प्रशासन के मध्य द्विभाजन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस चरण में ही ये उभर के सामने आया कि जो लोक प्रशासन के पिता हैं वो आपके वुड्रो विल्सन है। वुड्रो विल्सन ने एक प्रमुख अपना लेख लिखा था, उस लेख का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने प्रशासन के विज्ञान के रूप को प्रदर्शित किया था। तो ये इसी लेख के माध्यम से एक तरीके से ये माना जाता है कि वैसे तो व्यवहारिक रूप में लोक प्रशासन बहुत ही पुराना है। जब से सभ्यता स्टार्ट हुई है तब से ही लोक प्रशासन अस्तित्व में है, लेकिन जो इसके अध्ययन की बात करें तो वो 1887 से इस ऐसे के बाद हमको देखने को मिलता है। इस चरण में मुख्य रूप से क्या बात कही गई, राजनीति और प्रशासन के मध्य द्विभाजन की बात कही गई, अर्थात राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है। राजनीतिक प्रशासन पे जो द्विभाजन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि एक संविधान की संरचना करना सरल है किंतु उसको चलाना बहुत ही कठिन है। वुड्रो विल्सन ने इसको कहा था। तो संविधान की रचना करना किसका काम है? आपका राजनीति का काम है। नीति का निर्माण करना किसका काम है? राजनीति का काम है। और आपका जो उसको क्रियान्वित करना, उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम किसका है? आपका, ये आपका प्रशासन का है, लोक प्रशासन का है। तो इसी विषय में वुड्रो विल्सन बोलते हैं कि प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, दोनों के मध्य अंतर है। तो इसमें जो प्रमुख विद्वान हमको देखने को मिलते हैं वो आपके वुड्रो विल्सन थे, फ्रैंक जे गुडनाउ थे, LD वाइट इस चरण से संबंधित विद्वान है। इसी चरण में हमको एक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलती है, जो कि आपकी फ्रैंक गुडनाउ की पुस्तक थी। और इसी चरण में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में प्रकाशित होती है। इसे लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक भी माना जाता है। अगर हम लोग इस चरण के मुख्य कीज पर बात करें, मुख्य बिंदुओं पर बात करें, तो इस चरण में क्या था, प्रशासन को विज्ञान का दर्जा प्रदान देने की बात की गई थी। वुड्रो विल्सन ने भी ये बात कही थी कि प्रशासन एक विज्ञान है। और राजनीति और प्रशासन के मध्य द्विभाजन की बात की गई थी। ठीक है, निजी और व्यावसायिक प्रशासन के लिए रुचि उत्पन्न की गई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे चरण की। दूसरा चरण 1927 से लेकर 1937 तक माना जाता है। इस चरण को सिद्धांतों का क्या बोला जाता है? स्वर्णकाल बोला जाता है। अर्थात इस चरण में जो आपके सिद्धांत हैं वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। इस चरण में क्या किया गया था? सार्वभौमिक सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया गया था। विषय को विज्ञान मानने पर बल दिया गया था। लोक और निजी प्रशासन को एक माना गया था। अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी प्रशासन लगभग एक ही है, इसमें ये माना गया था। इसमें औपचारिकता पे बल दिया गया था। अर्थात कैसे एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, कैसे फॉर्मलिज्म बढ़ाया जाए, मतलब औपचारिक कार्यों पे ही इसमें बल दिया गया था। मूल्य मुक्त प्रशासन का दृष्टिकोण इसमें रखा गया था।
ठीक है। प्रबंधकीय विज्ञान के विकास पे बल दिया गया था, कार्य क्षमता और कार्य निपुणता कैसे बढ़ाई जाए उस पर बात की गई थी। तो बेसिकली ये जो चरण था ये बेसिकली सिद्धांतों पे बात करता करता है कि किस तरीके से हम एक यूनिवर्सल सिद्धांत बना सकते हैं और उस सिद्धांत को हर जगह यूज़ करके प्रशासन को चलाया जा सकता है। इस अगर हम लोग इस चरण की पुस्तकों की बात करें तो डब्ल्यू एफ बिलोबी की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में प्रकाशित हुई थी, और लूथर एंड गोली कुर्विक की पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में प्रकाशित हुई थी, और मूने व रेले की द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ पुस्तकें थीं जिसमें प्रशासन को विज्ञान के तहत एक सिद्धांत के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे चरण की। तीसरे चरण बेसिकली 1938 से लेकर 1947 के मध्य हमको देखने को मिलता है। इसको आलोचनाओं और चुनौतियों का काल भी बोला जाता है। इसमें जो प्रमुख विशेषताएं थी इस चरण की, वो सिद्धांतों को चुनौतियां दी गई। अर्थात ये कहा गया कि सिद्धांत हर जगह लोक प्रशासन को एक सिद्धांत से नहीं चलाया जा सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की सिचुएशन कुछ और है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की सिचुएशन कुछ और है, जो अल्प विकसित समाज है उसकी सिचुएशन कुछ और है, वहाँ का पर्यावरण अलग है, वहाँ की पारिस्थितिकी अलग है, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो कैसे एक लोक प्रशासन को हर जगह हम एक ही सिद्धांत से नहीं चलाया जा सकता। तो सिद्धांतों को इस चरण में चुनौतियाँ दी गई। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने से मतलब इनकार किया गया, उसकी आलोचना की गई। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है वो राजनीति का एक अभिन्न अंग है और इसको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, हमको इसको एक साथ करके देखना चाहिए। अनौपचारिक संगठन पे बल दिया गया, मतलब उसमें ये कहा गया कि संगठन के अंतर्गत सिर्फ फॉर्मलिज्म नहीं होना चाहिए, एक तरीके से जो व्यवहार है मनुष्य का उसको भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, और सिर्फ औपचारिकता नहीं अनौपचारिकता पे बल देना चाहिए। अनौपचारिक कम्युनिकेशन पर, अनौपचारिक संगठन पे भी बल देना चाहिए और लोगों के व्यवहार को भी समझना चाहिए। इस चरण में जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी आपकी द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड की 1938 में। और उसके बाद हम देखते हैं हर्बर्ट साइमन की पुस्तक द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में, जिसमें उन्होंने जो प्रशासन के सिद्धांत हैं उसको मात्र कहावतें और मुहावरे ही कहा था। तो बेसिकली ये दो मेन पुस्तक देखने को मिलती हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आपकी हर्बर्ट साइमन की, जिसमें उन्होंने निर्णय निर्माण के सिद्धांत को डेवलप किया था और उसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो रॉबर्ट डहेल की पुस्तक साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947 में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ मेन आपके थिंकर थे और उनकी पुस्तक थी। और एक और पुस्तक की बात करें हम इस चरण की, तो वो थी आपकी ड्वाइट वाल्डो की द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो इस चरण में मुख्य रूप से यही था कि जो आपके सिद्धांत हैं उनको चुनौतियां दी गई और मनुष्य के व्यवहार को भी एक तरीके से तवज्जो दी गई इस चरण में। अगर हम लोग चतुर्थ चरण की बात करें जो 1948 से लेकर 1970 के मध्य तक था, तो इसमें एक तरीके से क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी देखने को मिलती है। अर्थात लोक प्रशासन को एक पहचान का संकट हमको देखने को मिला, और इसमें लोक प्रशासन के अस्तित्व को खतरा एक तरीके से हो गया, क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जो सिद्धांत पहले डेवलप हुए थे, जो एक सोच डेवलप हुई थी औपचारिकता की, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नज़र आ रही थी और सिद्धांतों को विश्व के हर जगहों पर नहीं यूज़ किया जा सकता था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी सारे जो देश थे वो स्वतंत्र हुए, और इन देशों के प्रशासन को चलाने के लिए एक तरीके से जो पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया में, उस समाज में वो फिट नहीं बैठता था, और उन पुराने नॉर्म्स के आधार पर ये नई व्यवस्थाओं को जो स्वतंत्रता के बाद जो
मतलब जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे वो अल्प विकसित थे और विकासशील थे। तो पश्चिमी देशों का मॉडल यहाँ पे अपनाना काफ़ी सही नहीं था। तो इस वजह से लोक प्रशासन की भी काफ़ी आलोचना हुई और ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए भी काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और लोगों ने यही कहा कि मातृ विषय की ही अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वतंत्र विषय के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने के लिए काफ़ी विचारक और विद्वानों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। और इसी चरण में जो 48 से लेके 70 के बीच ये जो चरण था, इसी चरण में आपके बहुत सारे हमको आयाम देखने को मिलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन। फ्रेडरिक्स फेरलहैटी डॉयल्ड वॉल्डो जैसे विद्वानों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को बढ़ावा दिया। उसके बाद विकास प्रशासन की नई अवधारणा डेवलप हुई। नव लोक प्रशासन के संबंध में भी हमको विचार देखने को मिलते हैं। लोक चयन दृष्टिकोण देखने को मिलता है। परिवेशिक अर्थात जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ नए आयाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप हुए, जो उसके जो परंपरागत लोक प्रशासन था उसको सुधारने के लिए उसमें परंपरागत जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विरोध में एक तरीके से ये सारे ही हमको नए आयाम देखने को मिले। उसके बाद अगर हम लोग पंचम चरण की बात करें 1971 से लेके 1990 के बीच, तो एक तरीके से इस चरण को ये भी कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्वतंत्र विषय नहीं है और इसका संबंध विभिन्न विषयों से है और ये एक अंतर विषयी सब्जेक्ट है। इसका संबंध मनोविज्ञान से है, राजनीति विज्ञान से है, अर्थशास्त्र से है, समाजशास्त्र से है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये इन्हीं सबों से मिलके बना हुआ है। मैनेजमेंट का एक बड़ा पोर्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज के समय में हमको देखने को मिलता है। तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्वतंत्र सब्जेक्ट ना होकर इन सारे ही सब्जेक्टों का एक मिश्रित रूप है। तो पंचम जो चरण था उसमें यही सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अंतर्विषयक सब्जेक्ट है। और अगर हम लोग षष्ठम चरण की बात करें तो षष्ठम चरण में मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है हमको कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पुरानी कमियां थी, जो परंपरागत प्रतिमानों की कमियां थी, उसको कुछ हद तक और ज़्यादा कम करने का प्रयास किया गया। इसमें प्रबंधवाद जैसे चीज़ें उभरी, नवलोक प्रबंधन की बातें उभर कर आई कि कैसे जो लोक प्रशासन है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए और कैसे जो जो कंज्यूमर है, जो नागरिक है उसको केंद्र में लाया जाए और उसकी उसकी समस्याओं को हल किया जाए और कैसे अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोक प्रशासन को भी बढ़ाया जाए। और एलपीजी उदारीकरण निजीकरण का मॉडल आया है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निजी क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के साथ मिलके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़े और निजी क्षेत्र भी आए। इसमें गुड गवर्नेंस की अवधारणा आई और ई गवर्नेंस की अवधारणा आई। गुड गवर्नेंस के माध्यम से कैसे प्रशासन को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके और ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सके जनता के प्रति। तो एक तरीके से कैसे मैनेजमेंट के माध्यम से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के माध्यम से मैनेजमेंट की अच्छी अच्छी चीज़ों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए। ई गवर्नेंस के माध्यम से कैसे और ज़्यादा त्वरित और रिस्पॉन्सिव और जवाबदेह बनाया जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और कैसे चीज़ों का निपटारा जल्दी से किया जाए। बेसिकली ये जो आपका षष्ठम चरण था इसमें एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। 3E देखने को मिलता है, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस पे इसमें बात की गई। तो बेसिकली ये 6 चरण थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये छोटा सा रेडियो टॉक और रेडियो वार्ता और ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव रेडियो टॉक लेकर मैं आप लोगों के समक्ष समय समय पर वो उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।